हेलो माय फ्रेंड्स। दोस्तों, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, ऐसा कोई पेपर हो ही नहीं सकता है जिसमें वैन हॉफ फैक्टर को इंक्लूड करके कोई क्वेश्चन नहीं बना हो। वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन चाहे न्यूमेरिकल के फॉर्म में आए, चाहे वो रीजनिंग के फॉर्म में आए, बट वैन हॉफ फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी क्लास 12th के बच्चे के लिए, जिसे समझना बहुत जरूरी है। और आप मेरे यकीन मानिए कि इस टॉपिक पे कमांड करना बहुत आसान है। चलिए, तो इस टॉपिक पे कमांड करना शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि वैन हॉफ फैक्टर को जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। वो ये कि सब्सटेंसेस हमारे आसपास होते हैं विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते थे? तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस whose molten form or aqueous solution is capable of conducting electricity। उसका बोलते थे क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस जो ऐसा नहीं कर पाते। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकते हैं उन्हें आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें आप क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। Now, strong electrolytes are those which get completely dissociated when dissolved in water or assumed to be completely dissociated। यानी कि strong electrolytes वो हैं जो अगर आप उनको पानी में डालते हैं तो they simply scatter into all the ions, all the particles they are made up of। जितने भी पार्टिकल्स से ये मिलकर बने होते हैं उसमें वो स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है, वो बिखर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि वो कंप्लीटली टूट चुके हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ऐसा नहीं होता है। जब आप इन्हें डिसॉल्व करते हैं तो कुछ ही पार्टिकल्स टूटते हैं, बाकी वो एज सच रहता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये डिसाइड करने के लिए कि वैन हॉफ फैक्टर कब हम कैसे सोचने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, वैन हॉफ फैक्टर के फॉर्मूले कितने थे? तो पहला फॉर्मूला था I इक्वल्स टू ना। मतलब N फॉर नॉर्मल एंड A फॉर एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या? मोलर मास। एबनॉर्मल क्या? मोलर मास। यानी कि अगर आप कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट में राइट कोई ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं जिसमें आप ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में आप मोलर मास डिटरमाइन कर रहे हो, आई रिपीट, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन के थ्रू या किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर आपने मोलर मास को डिटरमाइन किया है तो वो जो मोलर मास आएगा उसको आप बोलने वाले हैं एबनॉर्मल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने मोलर मास डिफाइन कर लिया या उसमें आपने डिटरमाइन कर लिया, तो वो जो मोलर मास आएगा वो आपका होगा एबनॉर्मल। तो नॉर्मल किसको बोलते हैं? नॉर्मल बहुत सिंपल है, आप आज तक सीखते हैं। अगर आपसे पूछा है कि NaCl का नॉर्मल मास कितना होता है तो आप क्या करते हैं? Na का मास कितना होता है? 23 प्लस कितना कर दिया? 35.5, कितना आ गया? 58.5। ये जो मास आपका आता है इसको आप बोलते हैं नॉर्मल। और जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आते हैं यूजिंग एनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, उनके थ्रू अगर आपने मोलर मास डिटरमाइन किया है तो वो आने वाला है एबनॉर्मल, ठीक। फर्स्ट फॉर्मूला I इक्वल्स टू OC, मतलब ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। मतलब वही बात कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को पेपर पे सॉल्व कर लिया कि भाई अगर मैं इतना सॉल्यूट डालता हूं इतने सॉल्वेंट में, ठीक है, ऐसे ऐसे करूंगा, तो जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे पेपर पे वो उसको बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करने गए तो आपको जो मिला एक्चुअल में उसे आप क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व, क्योंकि आपने उसे ऑब्जर्व किया था। तो I का एक और फॉर्मूला बनता है ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी सॉल्ट को अगर आपने ऐड किया है तो आपने ऑन पेपर जो रिकॉर्ड किया है उसको आप बोलेंगे कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया ऑस्मोटिक प्रेशर का वो आपको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड। अब वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है, बट उसे आप क्या बोलने वाले? ऑब्जर्व्ड, ठीक। नेक्स्ट, I इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। यानी इन जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको हम डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल का जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अब आज इस वीडियो में हम
किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक एस्पेक्ट की, यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो तो हम वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और मैंने यहां लिखा है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, अब सुनते हैं। अगर जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया कि NaCl के लिए वैन टॉप फैक्टर यानी I की वैल्यू कितनी होगी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको I से, कितनी होगी, कुछ नहीं करना आपको। NaCl इज broken down into Na positive and Cl negative, ठीक, बहुत सिंपल है। तो अब आप इसे कह सकते हैं कि आपने एक लिया, आपने इसको, आप कुछ मत बोलो, इतना बोलो, एक लिया आपने और आपने एक ये बनाया और एक ये बनाया, इतना तो बहुत आसान है कहना, 1 1 1, ठीक है। अब इसी का मोल कह दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है कि 1 मोल ऑफ NaCl gives you 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर कितना हो गया 2, क्योंकि यहां देखिए इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आपका आ गया 2, और यहां पे कितना था आपका 1। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया बेटा, ये चेक करते हैं 2, एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना था 1। तो 2/1 इज इक्वल टू 2, यानी कि इस केस में द वैल्यू ऑफ वैन टॉप फैक्टर फॉर NaCl, लेट मी राइट हियर इटसेल्फ, इज एक्चुअली कमिंग टू बी 2। तो वैन टॉप फैक्टर वैल्यू फॉर NaCl कम्स टू बी 2। ठीक है बच्चा, आसान था, जस्ट जितने में टूटता है उसकी बात कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं वैन टॉप फैक्टर वैल्यू फॉर K2SO4। क्या करें बेटा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा, वी लर्न इट इन क्लास 9th माय डियर कि K2SO4 इज मेड अप ऑफ 2K एटम, ठीक है ना, with चार्ज कितना होगा 1 पॉजिटिव एंड 1 सल्फेट आयन with चार्ज 2 नेगेटिव। हमें किससे मतलब है कि 1 मोल ऑफ K2SO4 gives me 2 moles, ये 2, और ये कितना होगा, कहीं कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है 1, यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फेट, यानी कि this is going to give me 2 moles of potassium ion and 1 mole of sulfate। so अगर मैं काउंट करता हूं तो 2 + 1 कितना हो गया 3, इनिशियली कितना था 1, तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन इज 3, बिफोर इट वाज 1, तो 3/1 कितना हो गया 3, यानी द वैल्यू ऑफ वैन टॉप फैक्टर फॉर K2SO4 comes to be 3, तो आई एम जस्ट राइटिंग आंसर 3, फाइन। Now comes Al2SO4 whole thrice. So what is the value of Van Top factor for Al2SO4 whole thrice? So again same काम करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, Al2SO4 whole thrice का मतलब ये होता है कि it is going to give me 2Al3 positive plus it is giving what, ध्यान से नहीं है, 3SO4 with 2 negative, that's very important। If you are able to break the compound, the things are done automatically। कैसे, 2Al with 3 positive charge, 3SO4 with 2 negative charge। दोबारा सुनिए, 2Al with 3 positive charge, 3SO4 with 2 negative charge, because we always crisscross the charges। अब this is 1, fine, 3 + 2 कितना हो गया बेटा 5, and when we calculate it क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ 5, तो आंसर कितना आ गया बच्चे 5, यानी कि in case of Al2SO4 whole thrice the Van Top factor is coming to be 5, that's correct। next part करते हैं, next is K4FeCN6, right, the compound is known to be called as potassium ferrocyanide। oh okay, so K4FeCN6 कैसे लिखेंगे भैया, K4FeCN6 can be written as like this, and it on breaking what it is going to give me, it is going to give me 4K positive, 4K with charge 1 positive, and this whole portion will be FeCN6 with charge 4 negative, right? And if that is so, total कितना हो गया बेटा 4, and this is 1 whole, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 5। so in this case the I की वैल्यू is going to be 5, यानी जितने नंबर में टूटेगा वही वैल्यू हो जाएगी वैन टॉप फैक्टर की। अब चेक करते हैं CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4 is going to give me what, Ca2 positive plus it is going to give me SO4 2 negative। चेक करो 1 मोल 1 + 1 कितना हो गया 2,
So the value of Van't Hoff factor for CaSO4 comes to be 2. और अब हम बात करते हैं लास्ट कंपाउंड की, Na2SO4 10H2O. And if it is going to ask you Na2SO4, it is little bit of tricky because most of the students they get stuck in this question. क्यों? क्योंकि आप ये सोचेंगे कि it is going to give me 2Na positive plus it is going to 1SO4 2 negative ion plus it is going to give me 10H2O molecule. And if you count 10 plus 1, 11 plus 2, 13. And most of you say that its Van't Hoff factor value is 13. No, my dear. Why? We have to only consider this part, my dear. And we don't consider this part. Why? Because we are talking about electrolytes. Electrolytes are those substances which break when dissolved in water. And my dear, you are using water. Water is not electrolyte. It is only water crystallization. The moment you dissolve in water, it simply mixes with the water molecule. Right? So we don't consider H2O molecule in this case. And if that is so, then we only consider these part. So Na2 plus 1, so it will be 3. So the Van't Hoff factor value for Na2SO4 10H2O, also known as Glauber's salt, also known as Glauber's salt. Glauber's salt is actually coming to be 3. So we finished this small exercise. There can be thousands of compounds, but hardly makes a difference. You just break the compound into its ion, count the number of ions, that's it. That is going to be the Van't Hoff factor in case of strong electrolyte. Thank you my dear. इतना मैंने आज इस वीडियो में बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ कैन यू कैलकुलेट, व्हाट इज द ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग Van't Hoff factor for weak electrolyte. Thank you so much for watching.